फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और अब आज हम अपने जो हिंदी के उद्देश्य हैं, भाषा के उद्देश्य हैं, उनको हिंदी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कौशलात्मक उद्देश्य के बारे में पढ़ा था विस्तार से, तो आज हम करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारे। और आप इस टॉपिक को ऐसे ही ना लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे जो बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देते और वो मतलब उनके पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम देन यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज टॉपिक्स ऑल्सो। तो सबसे अब आ जाता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको कक्षा में जाने से पहले सारे उद्देश्य पता होने चाहिए। तो अब कौशलात्मक हम कर चुके हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में अभिप्राय होता है कि छात्रों को हिंदी भाषा और साहित्य की मूलभूत बातों का ज्ञान प्रदान करना, कि जो बच्चे जो हैं हिंदी भाषा है, उसका जो साहित्य है, उसकी जो मूलभूत चीज़ें हैं, क्या होती है मूलभूत चीज़ें, क्या होते हैं हमारे साध्य साधन, ये सब क्या है, उन सब से रूबरू कराना, उनका अर्थ बताना, जिससे वो उनका उचित तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये टीचर का कर्तव्य होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों को साध्य और साधन के रूप में विभाजित किया जाता है। तो साध्य क्या होता है? साध्य में के रूप में ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत विभिन्न भाषाई तत्वों का समावेश होता है, कि जो अलग अलग भाषा हैं उनके तत्वों का जब हम समावेश कर लेते हैं हिंदी में, तो वो साध्य होते हैं। क्या होते हैं वो? साध्य। जैसे कि मान लो हमने देखा है हमारी जो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग जो अलग अलग भाषाओं के शब्द जो है वो हिंदी में इंक्लूड होते जा रहे हैं, तो वो क्या है, हम उनका यूज़ कर रहे हैं या थोड़े हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा साध्य है, कि विभिन्न भाषा के तत्वों का समावेश होता है इसमें। और साधन रूप में क्या होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत विषयों का ज्ञान कराना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कहा जाता है। जो अन्य विषय हैं, कि कौन कौन से, जैसे आप सोशल स्टडी पढ़ रहे हो, तो आपने आप हिंदी के माध्यम से अगर उसे पढ़ा रहे हो, आप विज्ञान पढ़ा रहे हो, हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ा रहे हो, तो ऐसे ही अन्य जो विषय हैं उनका ज्ञान देने के लिए हम इसको एक साधन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर आता है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है, कि जो छात्रों को ध्वनि है, कि उचित ध्वनि, वर्ण क्या होता है, लिपि क्या होती है, शब्द है, वाक्य है, उच्चारण, वर्तनी आदि भाषिक तत्वों का ज्ञान कराना। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे हर चीज़ में डिफरेंस पता करें और प्राइमरी क्लास से ही वो अच्छे से शुद्ध बोलना सीखें। साहित्य की जो विधाएं हैं, कि साहित्य की रचना वो जब भी कर पाएंगे जब उन्हें खुद पता होगा क्या है साहित्य, कि जो अलग अलग विधाएं हैं, कहानी, निबंध, उपन्यास, कविता, नाटक, जीवनी, आत्मकथा आदि का ज्ञान प्राप्त कराना, उन्हें हर चीज़ के बारे में बताना, विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। जो हमारी विषय वस्तु है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो क्या है, उससे हमें क्या ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो रहा है, उससे हमें क्या सीख मिल रही है, उसका ज्ञान भी हमें देना है। लेखक की अनुभूतियों का ज्ञान कराना, कि जो लेखक है उसने जिस संदर्भ में इस लेख की रचना की है, लेखक की अनुभूतियों को समझाना, बच्चों को समझाना कि देखो कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, लेखक के संदर्भ को समझते हुए समझो। अब है छात्रों की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पौराणिक आदि घटनाओं, तथ्यों व मूल्यों से अवगत कराना, छात्रों को बताना ये सारी चीज़ें क्या होती है, कौन सी पौराणिक घटनाएं हैं, अलग अलग चीज़ें। रचना कार्य के मौखिक व लिखित रूपों का ज्ञान देना, कि जो अब हमने जो जैसे कौशलात्मक उद्देश्य में पढ़ी थी, कि जो हम रचना होती है या तो मौखिक रूप में होती है या फिर लिखित रूप में होती है, उसके बारे में बताना कि आप कैसे उसको पढ़ सकते हो, ज्ञान देना उनके बारे में। साहित्य के इतिहास का ज्ञान देना, जो हमारा इतना खूबसूरत साहित्य है उसके बारे में बताना हिंदी के। और विषय वस्तु के वर्गीकरण, विश्लेषण
एवं तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता का विकास करना, कि बच्चे के अंदर इतना ज्ञान हो जाए कि वो चीज़ों को क्लासीफाई कर सके, उनको एनालिसिस कर सके, उनका कंपैरिजन करके पढ़ सके। तो ये सब अब आ जाते हैं हमारे अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्ति मतलब किसी भी चीज़ की में अभिवृत्ति से अभिप्राय होता है कि रुचि और अभिरुचि, जब इन दोनों का इंक्लूजन, रुचि मतलब कि उस चीज़ में इंटरेस्ट कितना है आपको, अभिरुचि मतलब कि आपका एप्टीट्यूड, ठीक है। तो अब इसके अंदर है, जब ये दोनों चीज़ें जो मिक्स हो जाती है तब हम उसे अभिवृत्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, भाषा और साहित्य के प्रति बालक जो है उसकी रुचि और उसका दृष्टिकोण विकसित करना है, कि जो बच्चे हैं जो हिंदी की भाषा है उसमें इंटरेस्ट ले कि हाँ ये हिंदी की भाषा कितनी अच्छी है, मैं पढ़ूँगा, इसे पढ़ूँगी, और उनका दृष्टिकोण भी उस भाषा में जो सिखाया जा रहा है उसके अनुसार वो बदले, उनमें सद्वृत्तियों का विकास करना। सद्वृत्तियाँ जैसे कि हमारा मन क्या है, अस्तित्व क्या है, आत्मा, परमात्मा, चित्त क्या है, इन सब चीज़ों का भी विकास करना। वो कब होगा, जब बच्चा जो है उसके अंदर रुचि लेगा, किसी चीज़ को पूरे चिंतन मनन के साथ ग्रहण करेगा। तो इसके अंदर है बालकों की अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है, कि वो जो भी चीज़ें पढ़े वो इंटरेस्टिंग वे में पढ़े। जो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो अन्य पुस्तकों के अध्ययन में भी रुचि उत्पन्न करना, कि आप उनको शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने के लिए दो, जो हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक्स जिसे हम कहते हैं, अगर बच्चे सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़ेंगे तो एक्सटेंसिव स्टडी होगी, स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो उनका जो भाषा का ज्ञान है वो बढ़ेगा और फिर वो उससे पढ़ने में और ज़्यादा रुचि लेंगे। पत्रिका और विद्यालय के प्रकाशन में सहयोग देना, कि बच्चों को इंस्पायर करना कि जो हमारे स्कूल की जो मैगज़ीन है उसके लिए वो लेख लिखें, आर्टिकल लिखें। अब है विद्यालय और समाज में आयोजित किए जाने वाले साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरणा देना, कि बच्चे भाग ले उसमें, जो अलग अलग चीज़ें जो हिंदी से रिलेटेड कराई जा रही है उसमें प्रेरणा ले, कि उसमें पार्टिसिपेशन करे। अच्छी अच्छी कविताएं कंठस्थ करे, वो याद कर सके, वो बोल सके, वो लिख सके, उसके लिए भी उन्हें प्रेरणा देनी है। कंठस्थ करना मतलब उस चीज़ को याद करना, जैसे बच्चों को लर्न होती है ना टिप्स के ऊपर, तो ऐसे ही अच्छी अच्छी कविताएं उन्हें याद कराना, कंठस्थ करना। जो कवियों, लेखकों और साहित्यकारों के चित्र, उनके संस्मरण आदि का संग्रह करना, तो कि वो उनके जो अलग अलग जो हैं उनकी जो भी उन्होंने लिखा है उसको इकट्ठा करना, उसके बारे में पढ़ना, पुस्तकालयों का उपयोग करना और निजी पुस्तकालयों की स्थापना करना, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तभी वो पुस्तकों को पढ़ेंगे। साहित्य से प्रेरणा पाकर सद्वृत्तियों के ओर उन्मुख होना। सद्वृत्ति मतलब साहित्य से मुझे प्रेरणा मिली, फिर मैं अपने चिंतन मनन करना, अस्तित्व के बारे में, प्रेम, आत्मा, परमात्मा, इनकी तरफ क्या होना, उन्मुख होना, इनके बारे में, इनको जानने के प्रति उन्मुख होना कि ये क्या है। और जो है आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखना, कि जो हमारे आदर्श हैं उसके प्रति हम विश्वास रखें, हम श्रद्धा रखें, उनका पालन करें। मानव से, देश से प्रेम करें, उनकी ओर उन्मुख हों। साहित्य, सभ्यता और संस्कृति के प्रति हमारा विश्वास हो, हमारी श्रद्धा हो, प्रेम हो। मानव मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना, कि जो हमारे मानव के मूल्य हैं उनको अपनाएं हम। और सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्था प्रकट करना, कि जो समाज में जो मान्यताएं हैं, जो रूढ़िवादी सोच हो उसके लिए नहीं, जो मान्यताएं हैं जिनका कोई लॉजिक है उनके प्रति आस्था दिखाना, अपनी विश्वास दिखाना। अब लास्ट आ जाता है हमारा सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि बच्चे उस चीज़ की रचना कर सकते हैं। अब खुद इतने वो काबिल हो गए हैं कि बच्चा क्या कर सके, सृजनशील हो, वो कविता लिख सके, निबंध लिख सके। तो इसे विकसित करने का अवसर प्रदान करना टीचर को ज़रूरी है, कि छात्रों को निबंध, कविता, संवाद आदि लिखने के लिए प्रेरित करना।
लेखक में मौलिकता लाने के लिए प्रोत्साहित करना कि वो लेख लिखे, उसके अंदर मौलिकता लेके आए, उनको प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना है कि लिखो। विषय के अनुकूल भाषा और शैली का प्रयोग करना है कि आप जिस विषय के ऊपर लिख रहे हो तो आपकी भाषा शैली भी वैसे ही होनी चाहिए, आपको अपशब्द का यूज़ नहीं करना। विषय के अब है स्व अनुभूत विचार, जो आप खुद फील करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके भाव क्या है, उसको इफ़ेक्टिव वे में आप प्रेजेंट करो। जैसे जो पोएट होते हैं, जो फील करते हैं वो लिखते हैं, और वो इतने अच्छी तरीके से लिखते हैं कि उसमें प्रभाव पड़ता है। तो आपकी फीलिंग्स को आप एक्सप्लेन करो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो कि सामने वाले पे भी प्रभाव पड़े। आप गृहीत व स्वानुभूत विचारों को कल्पना की सहायता से नया रूप देना, कि आपने कुछ ग्रहण किया है या आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई है तो आप अपनी कल्पना शक्ति, अपनी इमेजिनेशन पावर से उसे नया रूप दें, उसको ऐसा लिखें। और कि आप किसी कविता की रचना कर रहे हैं, कोई लेख की रचना कर रहे हैं, कोई राइटिंग लिख रहे हैं, आप संस्मरण लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कि उसमें इतनी क्रिएटिविटी हो। पठित अंश का संक्षेपीकरण और विस्तारीकरण कर सकना, आप इतने योग्य बन जाओ कि जो आपने पढ़ा है उसको आप शॉर्ट में बता सको, इतनी आपके अंदर कमांड हो, और अगर कोई विस्तार में पूछे तो विस्तार में भी बता सको। तो भाषा शिक्षण के ये जो चारों उद्देश्य हैं वो एक दूसरे के सहयोगी हैं, चारों के चारों, ठीक है। ये सभी साथ साथ चलते हैं। एक उद्देश्य के विकास का प्रयोग करने पर अन्य उद्देश्यों का विकास जो है भी कम या अधिक मात्रा में हो जाता है। आपको कोई भी उद्देश्य छोड़ना नहीं है, चारों उद्देश्यों लेके चलने होते हैं एक दूसरे के साथ। तो कक्षा के स्तर के अनुरूप कि आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसी स्तर के अनुरूप कभी कोई उद्देश्य ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। जैसे अगर आप प्राइमरी क्लास में, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे उन्हें लेख लिखने के लिए दे देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे तो आपको उन्हें लिखना ही सिखाना, उन्हें पढ़ना सिखाना है। तो आपको एज के अकॉर्डिंग, कक्षा के अकॉर्डिंग उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है, लेकिन ये एक दूसरे पे आधारित होते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इन जो ये मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जो अब पेपर आता है वो पहले की तरह नहीं आता रटा हुआ, वो हर चीज़ से रिलेटेड आता है। और एज अ टीचर आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।